फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े 2.0। इस वीडियो में देखेंगे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये करंट अफेयर की वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर बाइलिंगुअल ही देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के डिमांड रहते हैं, काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि बाइलिंगुअल रखिए, तो मैं कोशिश करूँगा जिससे हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा सी ब्रिज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? बिटवीन विच कंट्रीज डिड द सी ब्रिज एक्सरसाइज टेक प्लेसेस? तो किन के बीच में हुआ है? बहुत सिंपल है, फर्स्ट हो जाएगा यूक्रेन एंड अमेरिका। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ है। जुलाई मंथ में कुछ 2-3 एक्सरसाइज रही है इंपॉर्टेंट, उनको भी याद रखिएगा। दो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला याद रखिएगा वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX। क्या नाम है? TTX, ये नाम याद रखिएगा। किन के बीच में हुआ है? श्रीलंका और मालदीव। देखिए, भारत और कोई भी कंट्री के साथ जो वॉर एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बट जो अदर कंट्री के बीच में हो रही है वो भी हमको याद रखना जरूरी है। तो ये कौन सी थी? वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। किन के बीच में हुआ था? श्रीलंका और मालदीव के बीच में। एक और हुई थी, आपको मैंने लास्ट टाइम में कुछ पहले बताई थी, जब मेरी मंथली वीडियोस में लेकर आया था। तो कौन सी बताई थी मैंने? खंजर। इसका नाम याद रखिएगा। किन के बीच में हुआ था? किर्गिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा बिस्केक में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, इस पूरे अगर आप लास्ट एक साल के देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? डेजर्ट नाइट। ये ज़रूर याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट। ये किसके बीच में हुई थी? आपको याद रखना किन किन के बीच में हुई है? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने भिखारियों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा स्माइल। देखिए, इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, और ये आपको तो इसको फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए। है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपको मैंने शायद 2-3 महीने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा, एक सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा भिखारी कौन से स्टेट में है? तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कौन सी जगह? वेस्ट बंगाल में है। और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में रहे थे कौन? राज्यसभा हाउस के डेप्यूटी लीडर कौन बने हैं? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्यूटी लीडर कौन बने हैं? इनका नाम याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा मंत्रालय इनके पास है। अब मैं और चीज़ आपको बता दूं, 2-3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्ज किया गया था, नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तो याद रखिएगा संसद टीवी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं, जैसे खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बने हैं नितिन गडकरी। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अभी हाल ही में मंत्रालय चेंज किए गए हैं, बट इनके नहीं किए गए थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई तो मैं आपको बता ही देता हूँ। कौन सा? अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो बन गया है केरल। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अच्छा, OTT की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखिएगा, ये कई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इस बार के NTPC में पूछी गई थी, ओवर द टॉप। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई तो मैं बता दूं। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर को ऐसे पढ़िए कि जितने हो सके उससे लिंक करते रहिए। एक और याद रखिएगा, भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बन रहा है। आर्बिट्रेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया भी है वकीब की बात में। आर्बिट्रेशन सेंटर ये क्या है? जब कोई भी, जैसे समुद्री इलाकों में कुछ विवाद हो जाते हैं, आपसी मतभेद हो जाते हैं कई लोगों के बीच में, तो उसके लिए एक तरीके से सेंटर बनाया जा रहा है, जैसे उनके कोई विवाद को निपटाया जा सके इस सेंटर के द्वारा। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, कहाँ पर? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जगह का नाम भी याद होना चाहिए और स्टेट भी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर अमेज़ॉन ने गुजरात में अपना सबसे बड़ा डिजिटल सेंटर खोलने वाला है। अमेज़ॉन कहाँ पर? गुजरात में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको लास्ट 2-3 महीने पहले बताया था कि अमेज़ॉन के CEO बने थे। कौन बने थे? NDJC, इनका नाम भी याद रखिएगा। और अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में। अब वाशिंगटन कहाँ पर है? आपको पता होगा, अमेरिका में। अच्छा, वाशिंगटन में 2 और हेडक्वार्टर हैं, 2 बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। कौन सा? एक तो IMF हो गया आपका, दूसरा हो गया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका वाशिंगटन में है। और इसकी स्थापना, ये SSC के CHSL में पूछी गई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी अमेज़ॉन की? तो याद रखिएगा 1994। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आ गया। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बाल सेवा योजना क्या है। ये योजना देखिए, कोरोना में जो अनाथ हो गए हैं बच्चे,
उनको एक तरीके से फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए या हेल्प करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए 2 टाइप से चलाई जाएगी, एक तो बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए। देखिए बॉयज़ के लिए क्या होगा, 18 साल तक जब वो होते हैं, 18 साल तक उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, बेसिक नीड उनकी पूरी की जाएगी, जैसे एजुकेशन हो गया, बाकी ये सभी चीज़। अब हम गर्ल्स में बताएं तो इनको भी 18 साल तक पूरी तरीके से बेसिक नीड दी जाएगी। बट लास्ट में बता दूं, जैसे इनकी शादी के टाइम पे इनको 1 लाख रुपए की फाइनेंशियली मदद की जाएगी, किनको, गर्ल्स को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको जुलाई मंथ में जो करंट अफेयर रही हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ से कई बार पूछी जाती हैं। जैसे कि मंडू आरडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। अच्छा, इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत होती है। मंडू आरडी रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये याद रखेगा आप कि ये एकमात्र अभी पहला है स्टेशन भारत का जहाँ पर संस्कृत भाषा का यूज़ किया गया है उसके बोर्ड में। इसको 4 भाषा में डिनोट किया गया है इस बनारस रेलवे स्टेशन का नाम। पहला तो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भाषा का पहली बार यूज़ किया गया है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है घुमा के, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो नोएडा में, ठीक है, नोएडा में इसको लॉन्च किया गया है। पॉड टैक्सी को कहाँ से कहाँ तक चलेगी, नोएडा एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉड टैक्सी के बारे में आपको ये मेंशन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उत्तर आ रहा है तो यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा, हरेला। ये कई बार पूछा जाता है, हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया, ये याद रखिएगा, वाराणसी में। क्या, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया, ये वाराणसी में। और किसकी मदद से बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा, जापान की मदद से, ठीक है। और मैं आपको चीज़ बता दूं, यूपी, अब मैंने आपको लास्ट टाइम पहले ही बताया था, यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था। किस नाम से रखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से कुछ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम असेंबली सीट्स कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम असेंबली सीट्स हैं। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, याद रखिएगा, ये भी कहाँ पर है, यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी यूपी में है। कथक डांस कहाँ का है, ये स्टेट पूछा जाता है, कहाँ का है ये, आपका उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछा जाता है कई एग्जामिनेशन में, ये कहाँ का है, ये भी यूपी का है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, टाइगर रिजर्व आ गया तो एक और चीज़ याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1973। ये पूछा गया था एसएससी के CHSL एग्जामिनेशन में। और जैसे मैं आपको बता दूं, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर है ये भी आपका यहीं पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है आपका, ये भी याद रखिएगा, लखनऊ में ही है। तो कुछ स्टैटिक के भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाता है, कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में। और देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हिसाब से 2025 तक इनके यहाँ लगभग 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देगा उत्तर प्रदेश। और ये पहले ऐसा स्टेट हो जाएगा जहाँ पर इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे कि इसी जुलाई मंथ की बात है, बी आर अम्बेडकर उनकी स्टैचू का एक तरीके से अनावरण किया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पर किया गया था, नाम याद रखिएगा, लखनऊ। ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको और बता दूं, अब बी आर अम्बेडकर आ गया तो इनका नाम के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जामिनेशन में कि मूक नायक पत्रिका किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। जैसे बहिष्कृत भारत इन्होंने ही लॉन्च की थी, क्या, बहिष्कृत, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, बहिष्कृत भारत, इन्होंने पत्रिका को लॉन्च किया था बी आर अम्बेडकर ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, एक आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, बुद्धा एंड हिज धम्म, ठीक है, ये किनकी बुक है, ये भी बी आर अम्बेडकर की है। मैं लिख के बता देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत होती है, बुद्धा एंड हिज धम्म, ठीक है, याद रखिएगा किनकी है ये बी आर अम्बेडकर की है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दरबार मूव सिस्टम किसने लॉन्च किया है, लॉन्च मतलब एक तरीके से उसको ख़त्म कर दिया है। दरबार मूव सिस्टम ये होता क्या है, जैसे कि हर स्टेट की आप सभी को पता होगा 2 कैपिटल होती है, एक समर कैपिटल होती है, एक विंटर कैपिटल होती है। तो इसको ख़त्म करने वाला पहला स्टेट कौन सा हो गया है, जम्मू कश्मीर। जैसे आप सभी को पता होगा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है, कौन सी,
आपकी कैपिटल को, तो उसको बंद कर दिया गया है। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है और कोविड के टाइम पे वैसे ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत नीचे चल रहा है, इसलिए इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और याद रखिएगा, यहीं से एक और मैं आपको बता दूँ जो मेरे को भी दिमाग में आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या? इसको लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। अब ये है क्या? देखिए, असम से, जो असम है वहाँ से बैम्बू जानते होंगे, बांस के पेड़ या पौधे, उनको ला के राजस्थान में उसको लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा पानी की बहुत खपत रहती है, मतलब पानी वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, प्रोजेक्ट बोल्ड को, कि वहाँ पर बम्बू लगाए जाएंगे तो उससे मृदा अपरदन को रोका जाएगा, सॉइल एरोजन जिसको कहा जाता है, और पानी का संरक्षण किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया है? ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। तो इतना हमको पता होना चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इजराइल में एम्बेसी खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? गल्फ़ कंट्री कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा UAE, ठीक है। कौन बना है? UAE बन गया है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे इजराइल आ गया है, तो इजराइल के अभी हाल ही में कौन बने थे PM? मैंने आपको पहले बताया था लास्ट मंथ की वीडियो में, कौन बने थे? नेफ्ताली बेनेट बने थे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट भी मैंने आपको बताए थे, इसाक हरजोग बने थे, ठीक है। इसाक हरजोग, इनका नाम ज़रूर याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ की बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत फेमस है, कौन सी? मोसाद। ये कई बार पूछा जाता है। मोसाद कहाँ की है? इजराइल की है। और यहाँ की संसद का नाम मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, क्या नाम है इसका? नेसेट, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ की क्या नाम है? संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। मैंने आपको प्रेसिडेंट बता दिए, PM बता दिए। अब यहाँ से जो जुलाई मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो भी आपको जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि IOC, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके कौन बने? एथिक्स कमिश्नर कौन बने? तो एथिक्स क्या होते हैं आपको मैंने कई बार बताया। एथिक्स कमिश्नर कौन बने हैं? बान की मून, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाए तो आचरण आयोग के कौन बने हैं? चेयरमैन बान की मून बने हैं। इनका नाम भी याद रखेगा, बान की मून। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं, जैसे गोल्डन राइस को एक तरीके से मंजूरी देने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है वर्ल्ड में? तो याद रखिएगा, फिलीपींस। क्यों है ये? देखिए, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। ये गोल्डन राइस होते क्या है? गोल्डन राइस वो चीज़ होती है जिसको खा के, बहुत कम खा के प्रोटीन ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप जानते होंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर भूखमरी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या है, इसी ने, फिलीपींस ने एक तरीके से इसको बनाया और इसको मंजूरी देने वाला भी पहला कंट्री बन गया है, जिससे वहाँ पर भूखमरी रहती है। ये थोड़े से देकर भी वहाँ पर उनको ज़्यादातर प्रोटीन का सेवन हो सके, और ज़्यादातर जैसे भूखमरी होती है, कुपोषण होता है, इससे बचाया जा सके इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को। किसने दिया? ये फिलीपींस ने दिया है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, MH-60R, ये मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर किसको दिए हैं? तो याद रखिएगा, भारत ने अमेरिका से परचेज़ किया है। कहाँ से परचेज़ किया? अमेरिका से। MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कई जगह सुना होगा चिनूक, ये कई बार पूछा जाता है, चिनूक हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री इसका प्रोडक्शन करती है? तो याद रखिएगा, कंपनी तो आपको याद नहीं रखना, बस देश याद रखिएगा, USA। इससे परचेज़ किया था किसने? इंडिया ने करा था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको बता दूं, जैसे कि दुनिया का फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन बनाई है, किसने बनाई है? क्यूबा ने। कंजुगेट, ये आपको पता होना चाहिए। कंजुगेट होता क्या है? कंजुगेट, ये वैक्सीन होती है क्या एक तरीके से? ये वैक्सीन देखिए, जैसे आपको बस सिंपल भाषा में समझना है, वैसे डिटेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें एक तरीके से ये होता है, जैसे पहले आप सभी को बताओ, जो वैक्सीन होती है उसमें शुगर की मात्रा दी जाती है और एक तरीके से मरा हुआ वायरस दिया जाता है, जो बहुत ही कम डेडली होता है, जो हमारे शरीर में दिया जाता है, जिससे हमारी एंटीबॉडी बन जाए। बट इस वैक्सीन के थ्रू क्या होगा, अब इसमें प्रोटीन भी दिया जाएगा, जिससे एक तरीके से एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी शरीर को। और देखिए, इसका नाम पूछा जा सकता है, तो नाम ज़रूर याद रखिएगा इस वैक्सीन का, सोबराना 2, ठीक है। क्या नाम है? सोबराना 2। और इसके एक तरीके से 3 डोज दिए जाएंगे और बहुत ही इफेक्टिव मानी जा रही है ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ। और मैं चीज़ें बता दूं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कैसल का निर्माण किया। कैसल क्या होता है? महल एक तरीके से। इसका निर्माण किस देश ने करा है? डेनमार्क ने करा है, ठीक है। डेनमार्क ने किया है किसका? सैंड कैसल का। बहुत बड़ा एक तरीके से महल बोल सकते हैं आप, और ये रेत का बना हुआ है और इसका निर्माण किया है डेनमार्क ने। अच्छा, एक और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था डेनमार्क में क्या क्या होगा, उबेर कप होने वाले हैं उबेर कप। और एक और मैंने आपको बताया था थॉमस कप, ये भी कहाँ पर होंगे? आपके डेनमार्क में ही होंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
ISA, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें शामिल होने वाला भी कंट्री कौन सा बन गया है, याद रखिएगा ग्रीस बन गया है, ठीक है। इससे पहले इटली हुआ था, मैंने आपको लास्ट मंथ में बताया था। और ISA की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। किस किस कंट्री ने की थी, तो आपको मैंने कई बार पहले बताया, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। और इसके हेड बने थे, मैंने आपको नवंबर के टाइम पे बनाए थे, कौन बनाए थे, ये अजय माथुर, ठीक है, इनका नाम भी याद रखेगा। इसके हेड बने थे ISA के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की एक मूर्ति है, स्टैचू है, उसका अनावरण किया था या इनॉग्रेशन किया था, किन्होंने करा था, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने। कहाँ पर किया था, तो याद रखिएगा कंट्री थी जॉर्जिया, यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया था इन्होंने। एक और याद रखिएगा, अभी एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो कोरियन एयरलाइंस को सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और आपको जैसे मैंने आपको कोरिया आ गया, तो आपको मैंने कई बार बताया यहाँ पर 38th पैरेलल लाइन, ये किन दो देशों के बीच में है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। और 49th पैरेलल लाइन किन के बीच में है, 49th किसके बीच में है, USA और कनाडा के बीच में। अच्छा, एक और याद रखिएगा, अभी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर कौन बने हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरिक गारसेटी, ठीक है, गारसेटी, ये बने हैं यहाँ के एम्बेसडर अमेरिकन, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी को हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और वोकेबुलरी को लेकर दिक्कत है, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में, SSC में, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ई बुक बना रखी है, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ से आप मुझे ले सकते हैं मुझसे ई बुक। मैंने इसके ऊपर देखिए बहुत प्रॉपर करके डिटेल में बना रखी है, बहुत लोगों को पसंद आई थी। मैं ये बोलूँगा आपको लिसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इन टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो मैंने आपको इसके ऊपर बना रखी है, जैसे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री। कई लोग बोल रहे हैं आगे बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स SSC जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पूछी जाती है, ऑब्वियसली सभी पूछी जाती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक वाइज, स्टोरी वाइज और डिटेल में विद प्रीवियस ईयर्स मैंने आपको बता रखा है। तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, नहीं तो नंबर आपको मैसेज में शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसमें मेरे को मैसेज करके ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बने, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट टू गो स्पेस रिसेंटली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आपने बहुत सुना होगा नाम, ओलिवर डायमेन, ठीक है। और ये तो क्लियर हो गई कि ओलिवर डायमेन बने हैं। और सबसे उम्र दराज कौन बन गए, तो उनका नाम याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करा रखा है, कौन सा, वैली फंक। देखिए, सबसे कम उम्र के तो ओलिवर डायमंड हो गए और वैली फंक हो गए सबसे उम्र दराज। दोनों की उम्र बता देता हूँ, इनकी है 18 साल और इनकी है 81 ईयर्स, इतना अंतर है दोनों की एज में। और जैसे मैं आपको और चीज़ बता दूँ, यहाँ से ओलिवर आ गया तो एक चीज़ मैं बता दूँ, कई बार पूछा जाता है, ओलिवर ट्विस्ट बुक के राइटर कौन है, ये कई बार स्टैटिक में पूछा गया है, ओलिवर ट्विस्ट के राइटर कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। और जैसे मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष में अभी हाल ही में जुलाई मंथ की बात है, अंतरिक्ष में भारतीय मूल की सेकंड महिला कौन बनी है जो अंतरिक्ष में गई है, एक तरीके से अंतरिक्ष यात्री कहा जा सकता है। उनका नाम याद रखेगा, सिरीषा बांदला नाम है इनका। ये बनी है कौन सी, सेकंड भारतीय महिला बोल सकते हैं जो भारतीय मूल की है, ठीक है। और पहली कौन थी, मैंने आपको कई बार पहले बताया, कल्पना चावला, जिनका एक तरीके से मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 में। कहाँ की थी, करनाल में इनका जन्म हुआ था। ये कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, अगर आप हरियाणा एग्ज़ाम देते होंगे, हरियाणा के, वहाँ कई बार पूछा जाता है। और कब गई थी, 1997 में गई थी, 1997 में। अच्छा, जिस स्पेस शटल में जब ये इनकी मृत्यु हुई थी वो कौन सा था, तो ये आपको पता होना चाहिए, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कोलंबिया नाम था उसका, क्या नाम था, कोलंबिया, ठीक है, यह आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा देश का पहला इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। अब नोएडा आ गया तो आपको 2-3 चीज़ें मैंने आपको कई बार पहले बताया। रेल संग्रहालय ये पहला भारत का कहाँ पर बना था, तो याद रखिएगा बड़ोदरा में। अब बड़ोदरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, यूपी आ रहा है तो यूपी में कुशीनगर है एक जगह, यहाँ पर क्या बनाया गया था, कुशीनगर में यहाँ पर बना था भारत का पहला ट्रांसजेंडर सेंटर या यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है, कुशीनगर में बनी थी, यूपी में पड़ता है ये। अब जैसे हेरिटेज आ गया तो आपको एक वर्ड पता होगा, यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटाया गया है कंट्री को, क्या है उस जगह का नाम, लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल, इस जगह को हटाया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में से। अब यहाँ के, अभी मैंने आपको बताया था यूनेस्को के DG बने थे, कौन बने थे, बहुत पहले की बात है, आंद्रे अजोले। इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछा गया था, आंद्रे
अज़ोले, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, कंट्री के कौन से हैं, ये कौन सी कंट्री के हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूनेस्को से रिलेटेड, अभी यूनेस्को ने अपनी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए किनको चुना है। भारत की 2 जगह कौन सी है, एक तो आपका हो गया ग्वालियर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ओरछा। ये दोनों कहाँ पर है, एमपी में है, ये भी याद रखिएगा। इन दोनों को इसमें लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को ने अपनी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में चुना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और यूनेस्को के बारे में आपको पहले कई बार बताया, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। अब पेरिस से आपको कई चीज़ें मैंने आपको बताई है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रांस में कौन कौन से, इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में, बट ये एल नहीं है यहाँ पर। इंटरपोल में देखिए याद रखिएगा, फ्रांस नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कौन सी जगह में, तो लियोन शहर में। कौन सी जगह, लियोन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे OECD इसका भी पूछा जाता है कहाँ पर है हेडक्वार्टर, ये भी आपका फ्रांस में ही है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, फ्रांस के। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। स्टैटिक भी आपको लेकर साथ में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4th। पहले इसमें नाम क्या था, CTS, LTS, 4TS, बट एक नाम इंक्लूड कर दिया गया, कौन सा, वो कम्युनिस्ट किया गया है, तो ठीक है, इसका मोटो हो जाएगा ये। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, कहाँ पर हो रहे हैं, जापान में हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और कहाँ पर होंगे। तो पहली बात तो जापान में हो रहे हैं। 2022 का होने वाला है कौन सा, विंटर ओलंपिक, कहाँ पर होगा, ये बीजिंग में होगा, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, 2022 के बाद फिर कौन से हो जाते हैं, 2024 के, ये हो जाएंगे समर ओलंपिक। और अभी कौन से हो रहे हैं, टोक्यो में समर ओलंपिक हो रहे हैं, ये कहाँ पर होंगे, आपके पेरिस में होंगे, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2026 का, 2026 हो जाएगा आपका विंटर ओलंपिक। और याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक दोनों 4-4 साल बाद होते हैं। तो 2026 का विंटर ओलंपिक होगा, ये कहाँ पर होगा, मिलान में। ये मिलान है कहाँ पर, इटली में, आपको एग्जैक्टली जगह भी पता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 2028 का, ये होगा आपका USA में, ठीक है, आपका कहाँ पर होगा, अमेरिका में। और चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे 2032 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कौन से कहाँ पर होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ टोक्यो ओलंपिक के बारे में। इंडिया ने एक सॉन्ग गाया है, किस चीज़ के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए, भारतीयों का एक तरीके से मनोबल ऊंचा करने के लिए। सॉन्ग का नाम क्या है, हिंदुस्तान वे, क्या नाम है, हिंदुस्तान वे। और किन्होंने गाया, अनन्या बिरला ने और AR रहमान ने। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार की टोक्यो ओलंपिक में कौन सी कंट्री को बैन किया गया है, बैन तो नहीं क्योंकि उसके प्लेयर खेल रहे हैं, बट उस कंट्री का नाम अलग कर दिया गया है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो कौन सी कंट्री है वो, रसिया। आप कहीं भी जगह देखेंगे तो रशिया का नाम नहीं आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है ROC, इसका फुल फॉर्म क्या है, रशियन ओलंपिक कमेटी। तो इस नाम को इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने डोपिंग चार्जेस लगे थे रशिया के ऊपर और 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था, इसलिए उनकी टीम का नाम उनके देश के हिसाब से नहीं रखा गया है, ROC वहाँ पर मिलेगा। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री का नाम बदल कर वहाँ पर पॉइंट्स टेबल में आपको दिखेगा, तो कौन सा हो जाएगा, रसिया। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ से रिलेटेड जो स्टैटिक वाइज पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि IOC के बारे में आपको बता रहा था। IOC इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 23 जून 1894 में, बट कई लोग इसको गलत कर देते हैं क्योंकि देखिए 1896 लगा देते हैं। 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे, तो इसलिए गलत है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर को डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ को 17% से कितने प्रतिशत कर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा 28%, ठीक है। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लद्दाख में, ठीक है कि एक तरीके से हाइड्रोजन गैस की जो बसें होती है यहाँ पर चलाई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के तहत, और एक तरीके से कार्बन मुक्त बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसका एम है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का।
अब मैं आपको बता देता हूँ लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में हमको क्या पता रखना है, 100% वैक्सीनेशन या वैक्सीनेट वाला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया, ये आपका लद्दाख ही बन गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था लगभग 2-3 महीने पहले, 100% वैक्सीनेट वाला पहला गाँव कौन सा बन गया है, तो वैयोन गाँव। कहाँ पर है ये, JNK में, जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैं आपको बता दूँ लद्दाख आ गया तो यहाँ पर बहुत फेमस जगह कौन सी, द्रास। ये SSC के CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया था कि द्रास कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। और द्रास आपको पता होगा लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है आपका करगिल है, दूसरा है लेह है। तो यहाँ पर यही इस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है द्रास। यहीं पे करगिल वॉर हुआ था 1999 में, पूछा गया क्वेश्चन है। और यहीं पे ऑपरेशन विजय चला था, कहाँ पर, द्रास में। और देखिए SSC के एग्जामिनेशन में यही पूछा गया था, मैं आपको बताना भूल गया कि CHSL 2018 में पूछा गया था कि सबसे ठंडा इलाका भारत का कौन सा है, तो ये द्रास ही है, याद रखिएगा। और सबसे वैसे विश्व में देखा जाए तो सेकंड सबसे ठंडा स्थान माना जाता है द्रास को। अब मैं आपको जैसे कुछ और मैंने आपको लास्ट 2-3 महीने पहले भी बताई थी वो चीज़, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य कौन सा बना था, हमारा गोवा बना था। और मैं आपको बता दूँ जैसे कि खुले में शौच इससे फ्री होने वाला पहला UT कौन था, ये भी कौन था, लद्दाख था, जिसको कहा जाता है ओपन डेफिकेशन, मतलब कि पूरी तरीके से शौच मुक्त वाला इस यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया था खुले में, ये बन गया था लद्दाख। और लद्दाख के बारे में आपको एक और चीज़ बताई थी, ये एग्ज़ाम में कई एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी लेह में किया गया है, और जो लद्दाख का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जिसको कहा जाता है मौसम विज्ञान केंद्र, तो ये याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये भी आपका लद्दाख में ही है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था करगिल वॉर यहीं पर हुआ था, तो कई बार पूछा जाता है कि करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई में ही मनाया जाता है, 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था करगिल के टाइम पे, तो ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, किसको की गई है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, वाको इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन। अब देखिए इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं, बस आपको ये याद रखना है। अच्छा एक चीज़ याद आ गई, मैंने आपको इस मंथ की निधन जो होते हैं वो नहीं बताया, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। हैती कौन सी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है हैती। इसके राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी, उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा जोवेनेल, क्या नाम था, जोवेनेल मोइज़, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनको गोली मार दी गई थी अज्ञात लोगों के द्वारा इनके जगह में, ठीक है, जाके। और चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें दानिश सिद्दीकी, क्या नाम है, दानिश सिद्दीकी। इनको एक तरीके से तालिबानियों ने मार दिया था, वैसे वहाँ से स्टेटमेंट अलग आया था, बट दानिश सिद्दीकी नाम याद रखिएगा। ये पत्रकार थे इंडियन, और वहाँ के अफ़गानिस्तान में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इनको वहाँ मार दिया गया था दानिश सिद्दीकी को, और कहा जा रहा है तालिबानियों ने मारा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और मैं आपको बता दूं नाम, केशव दत्त। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, केशव दत्त। इनका भी निधन हुआ है हाल ही में, और पूछा जाएगा डायरेक्ट कि किस खेल से संबंधित है ये, क्या किस चीज़ से इनका जुड़ाव था, तो याद रखिएगा हॉकी प्लेयर थे ये। और मैं आपको बता दूं वीरभद्र सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कौन थे ये, वीरभद्र सिंह, ये कौन थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2021 जो था उसको जीता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, डिकोडिंग शंकर। अब इनके बारे में आपको सुना होगा, शंकर महादेवन की एक तरीके से ये कहानी है, और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही छोटी डॉक्यूमेंट्री है, इसने अवार्ड जीता था। और देखिए 2 चीज़ों से याद रखिएगा, डिकोडिंग शंकर ने एक और चीज़ में जीता था, इंडो, नाम मैं आपको बता दूं, इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल ज्यूरी का भी इसी ने जीता था, डिकोडिंग शंकर ने, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा यहाँ से। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, यही थी कौन सी, छिछोरे थी, ठीक है। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। अच्छा बेस्ट एक्टर कौन थे, तो मैंने आपको कई बार पहले बताया, धनुष थे और मनोज वाजपेयी थे, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो एक्ट्रेस कौन सी थी, कंगना रनावत थी, ठीक है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड को किनको मिला था, रजनीकांत को मिला था, ये भी नाम याद रखिएगा। अब मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने आपको इस जुलाई मंथ में कंपाइल करके प्रोवाइड करा रखी हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। क्या है, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड किनको मिला, कौशिक बसु को मिला है, इनका नाम याद रखिएगा, कौशिक बसु।
और जैसे बता दूं मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड किसको मिला है, इन्वेस्ट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादातर यही रही थी। और जैसे बताएं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला है, सैयद उस्मान अजहर को मिला है। और जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं ओलंपिक लॉरेल अवार्ड किसको मिला है, मोहम्मद यूनिस को। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में क्योंकि ओलंपिक भी चल रहे हैं। और जैसे और चीज़ें मैं आपको बता दूं, अच्छा इन्हीं के बारे में याद रखिएगा, ये बांग्लादेश के इनको शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था मोहम्मद यूनुस को, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है यहाँ से। और जैसे मैं आपको बता दूं पाल्मे डी अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल किनको मिला था, जूलिया को मिला था। इनका नाम भी याद रखिएगा, वैसे पूरा नाम है इनका जूलिया डुकोर्नू। और कौन सी मूवी के लिए मिला था, तो टाइटन मूवी के लिए मिला था। कौन सी मूवी, टाइटन, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं एक और है इंपॉर्टेंट, मोहन बागान रत्न अवार्ड किसको मिला है, शिवाजी बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट R.V. रविंद्रन, ठीक है। अब देखिए जुलाई मंथ में जो भी फेमस ऑथर रहे हैं और बुक रही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं पहला क्या हमारा, ग्रोइंग अप बाइडन, इसके ऑथर कौन हो जाएंगे, बाइडन ओवेंस, इनका नाम याद रखिएगा, फेमस बुक है ये इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा है। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन, इसके ऑथर कौन है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है तो याद रखिएगा, धवल कुलकर्णी, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम। और जैसे आगे चलते हैं ऑपरेशन खुखरी, तो इसका ऑथर कौन हो जाएंगे, राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया। वैसे आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इतना लंबी वीडियो जाएगी इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है जो इन्होंने प्रोवाइड करा रखे है। ऑपरेशन खुखरी इंडियन आर्मी के बारे में मेंशन कर रखा है इस बुक के अंदर एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आइडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसके राइटर कौन हो जाएंगे कविता राव, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और बुक देख लेते हैं जो इस जुलाई मंथ में रही है, कौन सी है, इंडिया टू द रेस्क्यू सुशांत एंड श्रुति राव, ये किन के पहले याद रखिएगा बुक, इंडिया टू द रेस्क्यू, ऑथर हो जाएंगे सुशांत सिंह एंड श्रुति राव। और जैसे देख लेते हैं द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इसके राइटर कौन हो जाएंगे, वेणु माधव गोविंद, ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी, इसके राइटर कौन हो जाएंगे, बलजीत तुलसी कौर तुलसी, ठीक है। आगे कौन सा है, द प्रेगनेंसी बाइबल, इसके ऑथर कौन हो जाएंगी, करीना कपूर, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को उन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन कर रखा है। आगे कौन सा हमारा अगले है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर द इमरजेंसी, किसके हैं इसके राइटर, अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट शंभू श्रीवास्तव। अब जुलाई मंथ में जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही हैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको सारे बता दूं क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको कई बार बोला एसएससी रेलवेज़ में पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे कौन से डीजी कौन बने हैं, ऑल इंडिया रेडियो के वेणुधर रेड्डी, इनका ज़रूर याद रखिएगा, कौन बने हैं, वेणुधर रेड्डी। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन बने, विवेक राम चौधरी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आगे देखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन बने, पुष्कर सिंह धामी, ये तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम। और साथ ही साथ हमको पता होना चाहिए इससे पहले कौन सीएम थे, तो इनसे पहले कौन थे, तीरथ सिंह रावत, ये पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे, तीरथ सिंह रावत। अब मैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड मैंने आपको बताया था मनरेगा में लगभग 90 डेज़ के रोज़गार दिया जाता है, बट ये पहला ऐसा स्टेट बन गया था इंडिया का जिसने 50 दिन और बढ़ा दिए थे, किसमें, मनरेगा में 150 दिन कर दिए थे, तो ये भी याद रखिएगा। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की थी, आपको मैंने पहले बताया था, एक दिन की सीएम बनी थी, ठीक है, जैसे नायक मूवी में बनी थे सृष्टि गोस्वामी, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ से उत्तराखंड के आपको इतने पता होने चाहिए। अच्छा, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर साजिद वाजिद बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, साजिद जावेद। अच्छा, एमडी और सीईओ कौन बने फेडरल बैंक के, श्याम श्रीनिवासन। इसके बाद हम चलते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है। अब देखिए ग्रीवेंस ऑफिसर क्या होता है, एक तरीके से शिकायत अधिकारी होता है। जैसे भी कोई भी शिकायत है, जैसे आपको पता होगा ट्विटर में और भारत सरकार के में बहुत मतभेद चल रहे थे, तो इसके लिए ही इस ग्रीवेंस ऑफिसर को बनाया गया। अगर कोई भी इशू आता है तो ये इसको क्लियर करेंगे। कौन बने हैं, विनय प्रकाश बने हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल तो हो गए शेर बहादुर। अब इनकी नेपाल आ गया तो यहाँ से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ ये मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये नेपाल में ही है। और कौन से भगवान को समर्पित है, कौन से भगवान का है, तो शंकर भगवान का है, ये याद रखिएगा।
अब जैसे मैं आपको कई बार बताया, मैंने आपको संसद, यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ये याद रखिएगा, कहाँ की है, ये नेपाल की है। और देखिए जब मैंने आपको बता दिया पशुपतिनाथ मंदिर, ये कई बार पूछा गया नेपाल का है, तो पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, अंकोर वाट का कहाँ पर है, ये कंबोडिया में, जरूर याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। और भारत का नहीं बोलेंगे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है अंकोर वाट मंदिर। लास्ट कौन सी हमारी अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन ऑफ NHAI कौन बने हैं, अरमान गिरिधर बने हैं। तो याद रखिएगा। अब मैं 2-3 अपॉइंटमेंट जो मैंने आपको पहले बताए थे फिर दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस कमीशन के कौन बने थे, कमिश्नर सुरेश पटेल बने थे, जरूर याद रखिएगा। कई लोग ने पहली बार भी जब मैंने प्रोवाइड कराया था तो लोग कह रहे थे दिक्कत हो रही थी कि नाम नहीं पता चल रहा था, तो सुरेश पटेल है। और मैं आपको बता दूं जैसे मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो यशवर्धन सिन्हा बने थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और NHAI आ गया है, ये नाम याद रखिएगा, इसका क्या होता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कई बार पूछी गई, तो 1988 में 1988 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के जैसे एक और वर्ड मिलता है, कौन सा, BRO, इसको कहा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ISSF में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, राही सरनोबत। तो इसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा शूटिंग से है, ठीक है। और दीपिका कुमारी कई बार SSC में पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्चरी से है, ठीक है, आर्चरी से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो जुलाई मंथ में कुछ स्पोर्ट्स इवेंट रहे थे वो क्वालिफाइड टोक्यो ओलंपिक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, कौन थे, अदिति अशोक, ठीक है। तो जो ओलंपिक में क्वालिफाई करें वो भी हमको पता होने चाहिए। जैसे टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादातर हम विनर देखेंगे, टेबल देखेंगे कि कितनी हिसाब से भारत का रैंक क्या था या फर्स्ट में कौन था। ये भी याद रखिएगा कि क्वालिफाई किन किन ने किस में किया था, और मैंने आपको पहले कई चीज़ें बता दी हैं। अब जैसे क्वालिफाई के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि डिस्कस थ्रो आप जानते होंगे, डिस्कस थ्रो, इसमें क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन सी है, तो सीमा पुनिया, इनका नाम भी याद रखेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार SSC में पूछे गए। अच्छा, फर्स्ट तैराक कौन है जिन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक में, कौन थे, साजन प्रकाश, इनका नाम याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं जैसे कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, वैसे तो मैं आपको बता रहा था ISSF के बारे में, इसके बारे में आपके पॉइंट्स टेबल में आपको बता देता हूं कि क्या क्या रहे हैं। अगर भारत के हिसाब से देखिए, भारत ने 4 मेडल लिए हैं, 4 मेडल में से एक मात्र गोल्ड इन्होंने लिया था, राही सरनोबत ने, और 2 हमारे रहे थे, एक तरीके से एक सिल्वर था और हमारे 2 ब्राउन्स थे। तो ये याद रखिएगा, राही सरनोबत ने एकमात्र थी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। और हुए कहाँ पर थे, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, कहाँ पर हुए थे, क्रोएशिया में हुए थे, ठीक है, क्रोएशिया में हुए थे। और मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि, और इसमें रैंक क्या रही थी भारत की, तो भारत की रैंक रही थी 10वें नंबर की थी, और इसमें फर्स्ट था रशिया। और चीज़ें चलते आगे की तरफ। अच्छा, एक और याद रखेगा कि डोपिंग प्रतिबंध लगने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, अंशुला राव, नाम क्या है उनका, अंशुला राव। इनको डोपिंग के अकॉर्डिंग इनको प्रतिबंध कर दिया गया इनके खेल को, ठीक है। और चीज़ें हम देख लेते हैं, मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बता दिया। 2-3 चीज़ें बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय दल का फ्लैग बेरर कौन थे पैरालंपिक में, तो याद रखिएगा कौन थे, मरियप्पन थंगावेलु। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया मरियप्पन थंगावेलु कौन है, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। टोटल कितने खिलाड़ी थे जिनको सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो पहला याद रखिएगा रोहित शर्मा, दूसरे मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगाट जो रेसलर है, इनके बाद थी रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित थी, और फिर मैंने आपको इनका नाम बताया था मरियप्पन थंगावेलु। तो टोटल 5 खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ से इंपॉर्टेंट और हो जाती है टोक्यो ओलंपिक की क्वालिफाई करने के लिए। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले नौसेना के पहले एथलीट कौन थे, तो नाम याद रखिएगा MP जावेर, ये भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट महिला तैराक कौन थी, वैसे मैंने आपको तैराक बताए थे तो साजन प्रकाश थे, बट पहली महिला कौन थी, तो माना पटेल नाम था इनका, ये भी याद रखिएगा। और अब आगे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट रही थी, जैसे कि अभी भारत का एक तरीके से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था ODI मैच में हारने का, ठीक है, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था भारत का, किसने तोड़ा, श्रीलंका ने तोड़ दिया।
तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हार का रिकॉर्ड ओडीआई में किसके पास हो गया है, श्रीलंका के पास। सेकंड लास्ट में कौन है, इंडिया है। कितने मैच हार गई है श्रीलंका, 428 मैच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहा था, तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। और जैसे मैं आपको बता दूं, भारत का सेकंड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर, जयपुर में बन रहा है। वैसे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। कौन सी जगह में है, गुजरात में है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ऊपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में विराट कोहली नंबर 1 पे टॉप पे थे। हमेशा की तरीके से मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में फॉलोवर किनके, विराट कोहली के हैं। बट इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सी कंट्री के हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विराट कोहली के बारे में आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ। जैसे पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, और ये एक तरीके से ये एक पोस्ट डालने के लिए इंस्टाग्राम में 4 करोड़ रुपए चार्ज करते, 4 करोड़। और अगर रोनाल्डो का देखें तो 11 करोड़ रुपए ये चार्ज करते हैं एक पोस्ट का। और आगे की तरफ मैं आपको बता दूं, AFC वुमेंस एशिया कप विल बी हेल्ड, कहाँ पर होंगे ये, मुंबई और पुणे में होंगे। तो ये भी याद रखने वाले क्वेश्चन है यहाँ से। अब जैसे खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सुधांशु मित्तल बने हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। अब मैं कुछ जो प्रेसिडेंट रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशन है, उनके बारे में पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, तो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, दुष्यंत चौटाला, इनका नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम बता देते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने, तो अनिल जैन बने थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। और बता दूं मैं आपको जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे, नरेंद्र बत्रा बने थे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने थे, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। कौन सी स्टेट के हैं, मणिपुर के हैं, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। और मणिपुर किस लिए फेमस है, तो आपको पता ही होगा, मीराबाई चानू इसी स्टेट के हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक में। और ये पहली महिला हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया। इनसे पहले कौन थी, ब्रॉन्ज मेडल लिया था, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये डायरेक्ट इनका स्टेट पूछा जाता है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने कई बार बताया है। और जब कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में आ रहा है नाम, तो उनका याद रखिएगा, उनको अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में एक चांसलर बनाया गया है, पोस्ट दी गई है किनको, कर्णम मल्लेश्वरी को, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अच्छा, खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट बना दिए सुधांशु मित्तल। विंबलडन ओपन वुमेंस टाइटल किन्होंने जीता है, तो किन्होंने जीता, एशले बार्टी। कौन सी कंट्री के, कई बार पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। अच्छा, ये तो हो गया वुमेंस में। मेन में किन्होंने जीता है, तो नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के हैं, सर्बिया के हैं, इनकी कंट्री भी पूछी जाती है। और जैसे मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किन्होंने जीता था, नाओमी ओसाका ने। मेंस में देखेंगे तो नोवाक जोकोविच। और आप कहीं भी देख लीजिए, इस साल के जितने भी ओपन हुए, नोवाक जोकोविच ने ही जीते, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं कोपा अमेरिका 2021 किन्होंने जीता है, अर्जेंटीना की टीम ने जीता। किसको हराया, ब्राज़ील की टीम को। अच्छा, ये हो भी कहाँ पर रहे थे, तो ब्राज़ील में ही हो रहे थे। तो पहली चीज़ याद रखनी है, जीता था अर्जेंटीना, हराया ब्राज़ील को, और जगह भी कौन सी थी, ब्राज़ील। इसके बाद हम बात करें यूरो कप 2020, इसको जीता इटली ने। और किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। और ये भी कहाँ पर हो रहे थे, इंग्लैंड में। तो याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था, इंग्लैंड के जितने लोग थे उन्होंने वहाँ पर बहुत तमाशा करा था इस चीज़ को लेकर जब हार गए थे, ठीक है। ओडिशा टीम के क्रिकेट कौन बने हैं, तो वसीम जाफ़र बने हैं, इनका भी नाम ज़रूरी है। कुछ मैं क्रिकेट से रिलेटेड याद आ गए तो बता देता हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में 14,000 रन T20 में बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो बन गए क्रिस गेल। कौन बन गए, क्रिस गेल। और जैसे अगर बोलें कि सबसे तेज़ ODI में 14 शतक लगाने वाले प्लेयर कौन से बन गए, तो उनका नाम है बाबर आजम। और उनको अभी हाल ही में, मैंने आपको कुछ 2-3 महीने पहले बताया था, प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया था। कौन से मंथ के थे वो प्लेयर ऑफ द मंथ, जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो लॉन्च किया जाता है हर बार। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, राइट। और जैसे बता दें कि स्पार्क्सन ट्रॉफी किन्होंने जीती, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद ने जीती थी। और ये हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और जैसे मैं और चीज़ें बताऊँ, AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किनको मिला है, बाला देवी। ये तो मिला है वुमेन में, तो मैन में कौन से हैं, तो नाम बता देते हैं, संदेश जीगन। नाम क्या उनका, संदेश जीगन, नाम याद रखेगा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं।
तो इतने हमको याद रखने हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज जीएसटी डे सेलिब्रेट रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया था। अब अच्छा ये बताइए कि जीएसटी कब लागू किया गया था, और ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, तो इस बार नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इसको लागू किया गया था भारत में। कि जो जुलाई मंथ में इंपॉर्टेंट डेज रहे थे उनको भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, जीएसटी दिवस मनाया गया था 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज भी रहे, इसमें सबसे ज़्यादा है नेशनल डॉक्टर डे। ये कब मनाया गया था? 1 जुलाई को। इसकी थीम थी सेव द सेवियर। क्यों मनाया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय की जयंती के दिवस में इसको मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। अब और देखते हैं तो अगला कौन सा हमारा, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे, ये 1 जुलाई को मनाया गया था। फिर इसके बाद हम बात देखें नेशनल पोस्टल वर्कर डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया गया था। बट ये दोनों इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जीएसटी दिवस याद रखना है और नेशनल डॉक्टर्स डे को इम्पॉर्टेंट ही याद रखना है। इसके बाद बात करें हम तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया गया, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 3 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग आ पीपल। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, सेंटर्ड है यहाँ पे, सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। अच्छा एक चीज़ मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अभी हाल ही में कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट लागू किए गए, मंत्री नए लगाए गए हैं, ठीक है, कामों पर, तो ये बात बताइए कि कोऑपरेटिव जो सहकारिता मंत्रालय, ये किन के पास दिया गया है, कौन से मंत्री के पास दिया गया है? तो ये मैं आपको ही बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। किनको दिया गया? अमित शाह को, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा और देख लेते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये 10 जुलाई को मनाया गया था। इसके बाद हम देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई मंथ का सुपर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ज़रूर पूछा जाता है ये। थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अच्छा ये कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या का सिद्धांत या बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, किन के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा माल्थस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कईयों बार रिपीट हुआ है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, माल्थस ने दिया था जनसंख्या का सिद्धांत। ये क्या था मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इसमें इन्होंने बोला था कि जनसंख्या में अगर जितनी हिसाब से बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से करती है, आगे बढ़ती है, बट उस हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ते, जिसके कारण जनसंख्या के कारण हमारे जितने संसाधन हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हमको इस चीज़ का बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो एक बात फैक्टफुल इन्होंने बोली थी, ठीक है। आगे देख लेते कौन सा है, वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है तो आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बताया है, मलाला डे क्यों मनाया जाता है। देखिए जो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी, इनका जन्म हुआ था 1997 में 12 जुलाई को, इसलिए इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटी उम्र की बोल सकते हैं महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पीस प्राइज़। और कब दिया गया था? 2014 को। इनके साथ और थे कौन? हमारे भारतीय भी थे जिनको 2014 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो एटलीस्ट हमको ये पता होना ही चाहिए। 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए सबसे छोटी उम्र की ये बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं, महिला बोल सकते हैं, लड़की बोल सकते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आ जाता है सुपर इम्पॉर्टेंट इस मंथ का कौन सा, 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या मनाया गया था? ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और इसकी थीम थी रीमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। अब मैं आपको इससे इम्पॉर्टेंट इससे लिंक करके बता दूं, जैसे 12 अगस्त क्या मनाया जाता है इस दिन? इंटरनेशनल यूथ डे आने वाला है, इंटरनेशनल यूथ डे। इसके बाद अगर हम बात करें 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। किन की जयंती होती है उस दिन? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, इसलिए मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक वाइज पूछे जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये कब मनाया गया? 17 जुलाई को मनाया गया था। अच्छा क्यों मनाया जाता है तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी से रिलेटेड है ICJ, जिसको कहा जाता है ICJ। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कई बार पूछा गया, तो हैग में है। कहाँ पर? हैग में है, नीदरलैंड में पड़ता है ये हैग। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या इस्टेब्लिश कहाँ पर है? यह है आपका नीदरलैंड में, हैग में।
और चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ये कब मनाया गया? 18 जुलाई को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया था, तो मैंने आपको इससे रिलेटेड भी कई बार पहली बार बताया। नेल्सन मंडेला नाम आ गया तो याद रखिएगा, इनकी एक फेमस बुक है द स्ट्रगल इज़ माई लक, ये एनटीपीसी में पूछी गई थी। द स्ट्रगल इज़ माई लक, ये किनकी बुक है? ये है नेल्सन मंडेला की, तो ये याद रखिएगा। और इसी बार मैं आपको बताया था 2-3 महीने पहले की बात है कि 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किनको दिया गया था? रोमाना सिन्हा सहगल, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? रोमाना सिन्हा सहगल, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको मिला था 2021 का, ठीक है। और 2020 का किनको मिला था, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, तो ये बता देता हूँ मैं आपको किनको मिला था। ये रवि गायकवाड़ को मिला था, ठीक है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कौन सा, वर्ल्ड चेस डे, ये कब मनाया गया था? 20 जुलाई को मनाया गया था। अच्छा, 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को किसकी स्थापना की गई थी? फिडे की। और फिडे के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। फिडे क्या है? एक तरीके से रेगुलेट करता है चेस फेडरेशन को, और इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है फिडे का। इसका हेडक्वार्टर है आपका लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। और यहीं पर एक और चीज़ का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है इसका IOC का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और मैंने आपको चीज़ें बता दी। 20 जुलाई 1924 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, इसलिए इसको वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। और इसके एक बहुत फेमस प्लेयर है, कौन है? मैग्नस कार्लसन। कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री के, तो याद रखिएगा वो है नॉर्वे के। मैग्नस, मैं नाम लिख के दे देता हूँ, मैग्नस कार्लसन, ये कौन सी कंट्री के हैं? नॉर्वे के। कई एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। और शतरंज प्लेयर हैं, इनका भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, आगे कौन सा है हमारा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे, ये कब मनाया गया? 22 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 23 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट है जुलाई मंथ का, कौन सा? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो ये मनाया गया था 28 जुलाई को मनाया गया था। इसकी थीम जरूरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको याद रखिएगा। क्या है इसकी थीम? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम भी याद रखिएगा, डे भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, लास्ट हमारा है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसकी थीम भी याद रखिएगा। थीम क्या थी इसकी? देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, तो ये भी थीम है इसकी। तो ओवरऑल आपको दिख गया होगा, सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज बता दिए, जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस जुलाई मंथ की आपको मेंशन करा दिया। जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। कोशिश करूँगा कि इसके बाद जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, जो 6 महीने की लास्ट करंट अफेयर होती है वो आपको प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि कई लोग डिमांड कर रहे थे इसके। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और देखिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।